हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से जो हरिद्वार जनपद के जाने माने होम्योपैथी के चिकित्सक हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस के पूर्व जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब समाज सेवा में भी बहुत रुचि रखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से आज की चर्चा। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि जैसे कि आप होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, आज के समय में जहाँ तक मुझे लगता है कि होम्योपैथिक जो चिकित्सा है इसमें लोगों की दोबारा से रुचि आ रही है, विश्वास जग रहा है लोगों का, क्योंकि एलोपैथिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी रहते हैं, तो उसको देखते हुए लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आपने, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आपके पिताजी भी एक बहुत बड़े होम्योपैथिक चिकित्सक रह चुके हैं, तो आपकी रुचि इस तरफ कैसे हुई? आप अपने जीवन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे दर्शकों के लिए? ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। मैं एक्चुअली फ्रीडम फाइटर परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ उसे, क्योंकि मेरे यहाँ के ताऊजी मेरे ठाकुर किशोर सिंह बड़े जानी मानी शख्सियत रही हरिद्वार की, सेवा समिति के जैसी संस्था के फाउंडर रहे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो उनका भी नाम बड़ी बुद्धिजीवियों में लिया जाता था, बड़ी आदर से। और हमारे फादर की भी ये बैकग्राउंड रही, तो वो भी एक बड़े बुद्धिजीवी लोगों में गिने जाते थे और कांग्रेस के प्रति उनका बहुत ही असीम प्रेम था। और हमारी माता जी भी कांग्रेस में बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता रही। दूसरा, जैसे आपने ये सवाल किया कि मुझे प्रेरणा कैसे मिली होम्योपैथी लाइन में, क्योंकि मेरे फादर ने करीब 55-60 साल प्रैक्टिस करी हरिद्वार में, तो मुझे उनसे बहुत शुरू से बचपन से उनसे प्रेरणा मिलती रही। जिस तरह से वो गरीबों की सेवा में बड़े ध्यान रखते थे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास आता था जिसका पैसे नहीं होते थे, तो मैं देखता था कि वो उनके अंदर इतनी दया भाव थी, उनके अंदर परोपकार की इतनी भावना थी कि शायद ही मैंने किसी डॉक्टर के अंदर देखी हो, जो मैंने अपने पिता के अंदर देखी। तो मुझे उनसे ये प्रेरणा मिली कि अगर मैं डॉक्टर, मुझे कभी ईश्वर मुझे ये रास्ता दे और मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं अपने फादर जैसा डॉक्टर बनूँ और एक लक्ष्य रखूँ, बस केवल सेवा भाव से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और किसी न किसी रूप में समाज की सेवा होनी चाहिए, और जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास भी करता रहता हूँ। और कोशिश भी मेरी यही रहती है कि भाई कोई ऐसा मौका हो जो मैं समाज। जैसे कि आप एक चिकित्सक हैं और हम सभी जानते हैं कि चिकित्सक का जो दिनचर्या होती है, वो शेड्यूल जो होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद है आपका। इसके साथ साथ आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, तो आपका आधा समय अपने परिवार में भी जाता होगा। इन दोनों के साथ साथ आप जो समाज सेवा में अपना समय देते हैं, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप इन दोनों चीजों में कभी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे? कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा लगा आपको कि आपने कभी समाज सेवा के लिए कभी आपको अपने पेशे से कंप्रोमाइज करना पड़ा हो, या फिर पेशे के लिए आपको समाज सेवा से कंप्रोमाइज करना पड़ा? हाँ, अभी मुझे बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मुझे आज तक कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जब प्रैक्टिस में आया मैं, और जैसे जैसे मरीज आते रहे, मैं देखता रहा, तो मुझे उसमें अपने पिता के आशीर्वाद से सफलता भी बहुत मिलनी शुरू हो गई थी। और बहुत जल्दी से मुझे फ्रॉम द बिगिनिंग में बड़ा सक्सेस शुरू से मुझे मिली है इस लाइन में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि भाई हरिद्वार में होम्योपैथी डॉक्टर बहुत पहले बड़े रिनाउंड बहुत कम हुआ करते थे, और मैं शायद उम्र में बहुत छोटा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ होम्योपैथिक ग्राउंड बनाई जाए, जो कि एक नई पहचान हम कोशिश करें कि लोगों को दें कि होम्योपैथिक है क्या चीज़, होम्योपैथी की क्या रिलायबिलिटी है, होम्योपैथी कितनी गहरी पैथी है, लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। तो मेरा ये बड़ा इंटरेस्ट आ कि भाई हम लोगों को बताएं कि होम्योपैथिक क्या है, आज कैसे कैसे इन्वेंशन होम्योपैथिक में हो रही है, और कैसे कैसे फेटल डिजीज का इलाज होम्योपैथिक में पॉसिबल हो गया है। तो उन दिनों मेरे मन में आया कि मैं पहले गरीब बस्तियों में कैंप लगाऊं, एक निःशुल्क कैंप का मैं इसमें मेरी कोशिश करूँ मैं कि इसको लगाऊँ मैं। तो मैंने फिर बस्तियों में, जैसे कोड़ी बस्तियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, यहाँ मैंने अपना थोड़ा सा कॉन्टैक्ट किया। तो मेरे पास अच्छी टीम थी जो कि वो भी सेवा भाव रखती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे बात करी अपने साथियों से, तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप शुरू करें। तो मैंने बस्तियों में कैंप लगाने शुरू किए निःशुल्क। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतने गरीब वहाँ पर इतने आते थे, मैं दवाई जब देता था उनके उनके दुख दर्द सुनता था, और कितना कितना वो पैसा खर्च करते थे अंग्रेजी इलाज में। वो कई बार कहते भी थे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचता। तो मैंने उनको इतनी दवाइयाँ दी उन दिनों, और मैं शायद हफ्ते में 10 दिन में मेरे लगातार कैंप होते थे। मैंने बहुत कैंप लगाए और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सफलता मिली मुझे, और ऐसे बीमारियाँ मेरे सामने आई और मैंने बड़ी दिलचस्पी से उनका इलाज किया, है ना। तो मुझे तब अच्छा लगा कि भाई वास्तव में मानव सेवा से बढ़ के, गरीबों की सेवा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। जी डॉक्टर साहब, 2015 में आपने एक कैंप का आयोजन किया था, होम्योपैथी कैंप का आयोजन किया था, जिसमें राज्य से ही नहीं, अभी तो भारत प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी ने भी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो उस कैंप के बारे में आप हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि उसके जो अनुभव है, उसके अनुभवों को और उससे जुड़ी हुई ऐसी यादें, गतिविधि यादें जो भी आपके साथ रही, उनको आप हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक आप 2015 की बात करें, सितंबर की बात है, तो मैं एक दिन दिल्ली में बैठा था। मैं निःशुल्क बस्ती में कैंप लगाता ही हूँ, गरीब बस्ती में। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी हम एक बहुत ही एक छोटे लेवल पर इस बात को कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे निकलना चाहिए बाहर, थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर बढ़ा देना चाहिए, जिससे समाज को पता चले कि होम्योपैथी क्या है। और क्योंकि शुरू से ही एक क्रिएटिविटी रही माइंड में कि भाई कुछ नया करके दिखाया जाए। शुरू से मेरा ऐसा नेचर है कि मैं अपनी लाइन में हूँ, चाहे कहीं पर भी किसी क्षेत्र में काम करूँ, मेरा हमेशा ही मन रहता है कि कोई नया करके दिखाए। तो मैंने सोचा कि मेरे मित्र बैठे थे क्लिनिक पर, तो मैंने कहा क्यों ना कोई ऐसे कैंप का आयोजन किया जाए जो कि बहुत बड़े लेवल पर है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इस स्टेट में आज तक होम्योपैथिक में किसी डॉक्टर ने आज तक कभी ये कैंप लगा नहीं सकता था। शायद ये मेरा पहला कैंप होगा, निःशुल्क कैंप होगा। तो उन्होंने कहा कि बात सब बड़ा अच्छा आपने विचार किया। तो मैंने फिर ये इस पर विचार किया कि भाई किस शख्सियत को बुलाया जाए, क्योंकि जैसे आपने पूछा कि भाई मेरे कार्यक्रम की अध्यक्षता एक बहुत बड़े साहित्यकार, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका नाम है, और नेशनल में तो बहुत ही फेम है। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को, बहुत ही जो विद्वान हैं, बड़ी विद्वता जिनके अंदर है, ऐसे व्यक्ति को कार्यक्रम की अध्यक्षता कराई जाए। हालांकि उनके अलावा बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत थी उस कार्यक्रम में, मैं अभी किस का नाम लूँ, बहुत अच्छे लेवल पर इंटरनेशनल फिल्म के लोग भी थे इसमें। कुछ एक नाम आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे डॉक्टर साहब, जो आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए? हाँ, मैं जरूर करूँगा। जो आपके शांति ग्रुप के जो फाउंडर हैं, आप बड़े हमारे आदरणीय प्रणव भाटिया जी, उनको भी मैंने बुलाया विशिष्ट अतिथि के रूप में। और जो एक हमारे बड़े भाई हैं जो कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, बहुत ही विद्वान हैं, जो राष्ट्रपति राज्यपाल के यहाँ वो एंकरिंग करते हैं जाके हिंदी में, वो बहुत ही विद्वान है और कई डिग्रियाँ उनके पास है। उनको बड़ी बड़ी दूर से लोग उनको बुलाते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए, आप एंकरिंग करिए। ये बड़ा सौभाग्य था मेरा कि जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो वो एकदम तैयार हो गए, डॉक्टर साहब मैं आपके काम को मना नहीं कर सकता, तो इतना अच्छा आप काम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने, उनसे मैंने एंकरिंग कराई। और सबसे बड़ी बात देख लो आप दीपक जी, कि मैं आपको बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में बात आई कि इस कार्यक्रम को मैं डोनेट करूँ, इस कार्यक्रम को डोनेट करूँ। तो मैंने अपने स्वर्गीय ताऊ जी ठाकुर किशोर सिंह जी के को मैंने डोनेट किया है कार्यक्रम, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत थी हमारे ताऊ जी, और उनका बड़ा आज भी इतने उनकी मरने के बाद साल हो गए, आज भी उनका नाम लोग इतने आदर से रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस कार्यक्रम को उनके नाम डेडिकेट कर दूँ। और मेरे फादर तो थे इस कार्यक्रम में, वो भी बड़ी, हमारे फादर की बड़ी शख्सियत थी, तो बड़ा अच्छा वो सीन था। मैंने बहुत बड़े वेंकट हॉल में इस कार्यक्रम किया था, तो उसमें मंच पे एक मंच का जो संचालन था वो बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ था, क्योंकि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और मेरी टीम, पूरी टीम बड़ा सहयोग कर रही थी इस काम में। आप ये समझिए कि मेरी टीम कम से कम 60-65 जनों की टीम थी, जिसमें सबके बैच बने हुए थे, बहुत सारी लेडीज थी, जेंट्स थे, मेरे सब दोस्त थे, पूरा मेरा सर्कल था, कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे उसमें, है ना, कुछ मिनिस्टर्स भी आए हुए थे उसमें, कुछ MLA थे, हरिद्वार के MLA थे, मदन बशीर जी भी थे। मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मरीजों के रूप में मैंने कुछ लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी, जो मरीजों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे बैठ के बाहर, हजारों मरीज मैंने देखे उस समय। और मीडिया भी थी, मीडिया ने उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, और जो उन्होंने उसको
उसका जो विजुअलाइज किया उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से किया। और सबसे खास बात मैंने ये सोचा कि एक प्रोडक्ट की एक इन्वेंट्री लगाई जाए। जैसे एक मान लीजिए एक बीमारी है, हम फेटल डिजीज का, क्रॉनिक डिजीज का इलाज करते हैं होम्योपैथी में, तो मैंने कहा नशाबंदी को भी ले सकते हैं, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, जैसे हार्ट का कोई ब्लॉकेज है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आर्थराइटिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, शराब छुड़ाने का बहुत अच्छा, नशा छुड़वाने का, तम्बाकू सिगरेट छुड़वाने का। तो ऐसे मैंने स्टॉल के रूप में उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका व्यवस्था करी उसकी, और बाकायदा हर स्टॉल में एक एक डॉक्टर बैठे थे, पूरा उसमें लिटरेचर रखा होता, कुछ जर्मनी के लिटरेचर थे, इंडियन लिटरेचर थे, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको हमने सेटअप बनाया हुआ था, और सब जने सेवा कर रहे थे। उसमें बड़ी ऑडियंस थी, खाने पीने की व्यवस्था भी थी। तो पहले तो मंच का बड़ा अच्छा संचालन चलता रहा। मतलब जैसे आपने पूछा कि वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, तो मुझे फिर इन्विटेशन उन्होंने दिया मन से कि भाई आप, डॉक्टर साहब मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप आएँ और हमारे 5000 स्टूडेंट का मार्गदर्शन करें। और सबसे जो रोचक इसमें बात मुझे ये लगी कि जब डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश को आमंत्रित किया गया कि आप कुछ इस कार्यक्रम के बारे में बोले, वो दीपक जी इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और इतना सुखद एक्सपीरियंस था जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। उन्होंने जो स्पीच करी वहाँ पर, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आप बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह हैं, मेरे आपके संबंध भी रहे हैं, आपके ताऊ जी से मेरे बड़े संबंध रहे हैं। आपने ये कार्यक्रम, जो आपने ये कंसेप्ट था, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैंने हरिद्वार में पहली बार देखा है ऐसा। अगर आप होम्योपैथी की उपलब्धि लोगों को बताना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने जैसे हरिद्वार में बड़ा भव्य आयोजन किया, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भाई आप हरिद्वार से ही बाहर निकलिए, हरिद्वार से बाहर निकल के अलग अलग शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन करिए, तब जाके एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी, तो होम्योपैथी को आप नया आयाम दे सकते हैं। आप ये इन्होंने जब ये बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पब्लिक ने तालियां बजाई। फिर जो उन्होंने एक पिता पुत्र के लिए उन्होंने एक जो स्पीच करी, वो मार्वलस स्पीच, मतलब आई कैन नेवर हर्ड, कमाल की स्पीच उन्होंने पिता पुत्र के रिलेशन के बारे में उन्होंने पैसिफाई किया है उनको, बस दिल को छू गई वो चीज़। और खैर विष्णु राकेश जी तो बहुत ही आदरणीय है हमारे। अक्सर इस कैंप में लगभग कितने लोगों को फायदा पहुंचा? आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको एक आंकड़ा भी मिला होगा कि कितने लोगों ने आपके इस कैंप से फायदा उठाया? अरे वैसे तो सारे हरिद्वार में ही इन्वाइट किया था, पम्पलेट्स वगैरह सब छपाई थी, सब बैनर वगैरह सब लगे हुए थे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुए थे मैं समझता हूँ कम से कम 4 से 5 हज़ार के बीच में हुए रजिस्ट्रेशन। 4 से 5 हज़ार लोगों को आपके कैंप से, क्योंकि पम्पलेट में मैंने लिखवा रखा था कि भाई अगर किसी को फायदा होता है इस इलाज से, तो मेरे इस नंबर पे, मेरा वहाँ क्लिनिक है पिपरिया पर होगा, तो आप मेरे से वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास कम से कम 1-1.5 साल तक इतने लोग आए, तो सबने कहा कि डॉक्टर साहब आपने कैंप लगाया था, बहुत हमें लाभ हुआ, हमें वहाँ से दवाई मिली निःशुल्क, सब डॉक्टर्स बैठे हुए थे, आपने भी दवाई अपने हाथ से ली, बहुत लाभ हुआ। तो बहुत लंबे समय तक वो दवाइयाँ लेते रहे, तो बड़ी कनेक्टिविटी मेरी बड़ी अच्छी रही पेशेंट के साथ भी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे उसका बहुत लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। डॉक्टर साहब 2015 के आपके द्वारा लगाए गए उस कैंप में, जैसा कि भारत की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी, तो क्या उस कैंप को डॉक्टर समीर का एक अचीवमेंट माना जाए? क्या ऐसा माना जाए कि डॉक्टर समीर का जो जीवन है वो उस कैंप के बाद एक नया आयाम लिया? देखो ये क्वेश्चन जो आपने किया कि क्या अचीवमेंट माना जाए, तो ये तो उस कैंप के बाद जनता डिसाइड करेगी कि अचीवमेंट है कि नहीं। मैं अपने मुँह से आपको नहीं बता सकता ये चीज़, मेरा तो कर्तव्य था, फर्ज था एक सेवा भाव से लगाने के लिए, जनता तय करेगी। रही बात आप जो कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज आया, तो हम तो एक बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, और समाज में जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो समाज उसको पूर्ण रूप से उसको एक्सेप्ट भी करता है, स्वीकार करता है, उसका क्रेडिट भी मिलता है, निस्संदेह उसको क्रेडिट मिलता है। तो लाइफ स्टाइल तो हमारी जैसी पहले थी वैसी आज भी है, बहुत सिंपल हमारी लाइफ स्टाइल है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। उस कैंप के उपलक्ष्य में सम्मानित भी किया गया था, तो उस सम्मान के बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इसमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता जो सम्मान था, तो वो सम्मान दिया जाता है अपने कार्य क्षेत्र में किसी विशिष्ट उपलब्धि के लिए। तो जब मीडिया से मुझे फ़ोन आया, तो मैं मालवीय सभागार में ऋषिकुल में
तो हम उत्तराखंड सरकार से हरक सिंह रावत जी, आपके दक्षिण काली पीठाधीश्वर जारी, तो इन लोगों ने हम 3 लोगों को सम्मानित किया था। और हम तीनों ही चिकित्सक थे, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र, बैग, शॉल उससे सब दे के उन्होंने मंच पे बुलाया, सम्मान दिया हमारे को। बड़ा अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था मेरे लिए। तो ये निसंदेह बड़ा अच्छा हमारे लिए अचीवमेंट था और बड़ा अच्छा हमारे लिए एक उपहार भी था। और बहुत दिल को खुशी हुई कि कार्य क्षेत्र में हमारा ऐसा कार्य क्षेत्र जिसको हम बहुत ही आदर देते हैं, उसमें हमारे को कुछ ऐसा अचीवमेंट के बदले हमको मिला है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। तो जैसा कि डॉक्टर साहब हम जानते हैं कि आपके मरीजों की कतार में उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे सम्मिलित हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि वो ऐसे बड़े बड़े नाम, जैसे कि एक नाम मैं भी जानता हूँ, डॉक्टर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आपके पेशेंट हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, चूँकि आदरणीय हरीश रावत जी जिस समय सेंटर में कैबिनेट मंत्री थे भारत सरकार में, उस समय वो मेरे संपर्क में किसी बीमारी को लेकर, जब मुझे पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कांग्रेस से कार्यकर्ता में हुई, तो जब मैं उनके कॉन्टैक्ट में आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है। तो मेरे क्लिनिक पर भी आए, बहुत देर हम बैठे, 1.5 घंटा की बातचीत हुई, उनको मैंने कोई मेडिसिन दी, उनको मेरे इलाज से बहुत लाभ हुआ। उसके बाद फिर तो रावत जी भी मतलब इतना आदर करने लगे कि भाई आपकी दवाई तो बिल्कुल रामबाण है। कई बार ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन आया तो मैंने दवाई लेके देहरादून गया, उनकी जब वाइफ यहाँ से लड़ी, यहाँ से MP का इलेक्शन, तो मैं तब भी मैं ट्रीटमेंट के लिए गया जब होटल में गार्डनिया में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था तो मैं मेडिसिन लेके वहाँ गया, तो सबके बीच उन्होंने मेरा हाथ पड़े खींच लिया और मुझ सबसे परिचय कराया कि भाई ये ऐसे डॉक्टर हैं कि इनकी दवाई रामबाण होती है बिल्कुल। तो मुझे उससे बड़ी खुशी हुई कि हमारी पैथी कितनी महान है, जो कि इतनी बड़ी शख्सियत भी तारीफ कर रही है। और डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जिस समय डिप्टी CM थी, वित्त मंत्री थी, तो उन्होंने भी मेरे से ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर साहब क्या इलाज करते हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको भी ट्रीटमेंट दिया, उनको बड़ा लाभ हुआ चीज़ से। और भी ऐसी कई हस्तियाँ, राजनीतिक हस्तियाँ हैं जो प्रभारी हैं, अजीत कुरैशी साहब, राज्यपाल साहब, तो उनको भी मैंने दिया। तो हम डॉक्टर हैं, हमारा प्रोफेशन डॉक्टरी का है, तो अगर आपकी नेक नीयत है, परोपकार की भावना है, तो बड़ी बड़ी हस्तियों को भी आपको सेवा करने का मौका मिलता है। और सर यहाँ पर मतलब मेरा एक बहुत प्रश्न है आपसे कि लोगों को थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, नॉलेज का अभाव है कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक ये दोनों मतलब एक्चुअल में इन दोनों की जो परिस्थितियाँ हैं क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एलोपैथिक और होम्योपैथिक के बारे में, चिकित्सा के बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में कि मतलब आज की डेट में अगर हम लोग होम्योपैथिक में जाए तो क्यों जाए, उसका बेसिकली रीज़न क्या है कि हमें होम्योपैथिक की तरफ जाना चाहिए, एलोपैथिक हमारे लिए सही नहीं है? आप दूसरे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सवाल किया है, क्योंकि जिस कार्यक्रम की आपने कैंप की बात करी उससे पहले मैंने प्रेस करी थी, तो वहाँ तमाम पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया कि भाई हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें और होम्योपैथिक की तरफ क्यों जाएँ। क्या जो रिसर्च एलोपैथिक में होती है, जो आपके यहाँ भी होती है ऐसी रिसर्च होम्योपैथिक में? तो मैंने कहा कि होम्योपैथिक में 24 घंटे रिसर्च चलती रहती है। रिसर्च सेंटर बॉम्बे में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, और 24 घंटे फेटल डिजीज पर रिसर्च चलती रहती है। और आप जो अगर हम डिफरेंस करें दोनों का, डिफ्रेंशिएट करें दोनों को, अंग्रेजी एलोपैथिक में, अंग्रेजी दवाई में, एलोपैथिक में जैसे जानवरों पर उसको मेडिसिन को प्रूव करते हैं, जैसे हमने किसी जानवर को दवाई दी, उससे जो भी रिएक्शन हुए उससे ड्रग ने प्रूव किया। हमारी होम्योपैथिक में हम लिविंग बींग्स पे करते हैं, हम जिंदा आदमी पे करते हैं, उससे जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, तो जब वो ड्रग प्रूव करेगी तो वो बहुत ही 100% रिजल्ट होता है, और मतलब एक बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है उसके अंदर, जो हम लिविंग बींग्स पे करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं इसका। जैसे हमारे फाउंडर सैमुअल हैनीमन थे, वो बहुत बड़े पहले एलोपैथ थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी पैथी है कि इससे तो बीमारी वहीं की वहीं रहती है, उल्टा और बीमारियाँ बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। पता लगा हम किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं और साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए किसी और बीमारी की, तो उन्होंने कहा ये बेकार है ये पैथी, क्यों ना कोई ऐसी पैथी इन्वेंट करिए। तो उन्होंने फिर होम्योपैथी को इन्वेंट किया। उन्होंने 1/3 दवाइयाँ होम्योपैथी अपने ऊपर
यूज करी। तो जब उन्होंने अच्छी तरह यूज कर ली तब उन्होंने उस होम्योपैथी को विश्व स्तर पर उन्होंने इसका लोहा बनाया उन्होंने। और उसका सारी विश्व में उसका बड़ा बड़ा उसका ऋण आज विश्व उसका ऋण नहीं उतार सकता होम्योपैथी का, ना डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का, क्योंकि ये इतनी महान पैथी है अपने आप में कि ये जड़ से इलाज करती है होम्योपैथी। मान लिया कि बीमारी लगातार कई सालों से चली आ रही है, अगर कोई अच्छे डॉक्टर हैं उसके सिम्टम्स लेके मरीज के उससे प्रॉपर बात करके हम जब उसका इलाज करते हैं तो मरीज बिल्कुल जड़ से ठीक होना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि आज तक फिर वो कभी वो डिजीज कभी रिपीट नहीं करती, क्योंकि मुझे आज प्रैक्टिस करते हुए करीब 25 साल हो गए, तो मैंने तो देखा नहीं कि कोई बीमारी दोबारा रिपीट कर गई ट्रीटमेंट से हमने। ये तो इस पैथी की तो जितनी तारीफ करी है होम्योपैथी उतनी कम है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक चिकित्सा में आपकी जो सर्वाधिक पकड़ है वो किस रोग पर है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप किस रोग के विशेषज्ञ हैं। जैसे एलोपैथिक में अलग अलग डिजीज के विशेषज्ञ होते हैं, कोई फिजिशियन होता है, कोई ऑर्थोपेडिक होता है, कोई न्यूरोसर्जन होते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है? कुछ बीमारियों में मैं बड़ा स्पेशलाइज हूँ, क्योंकि मेरे 100 से ऊपर मेरी बॉडी नजियाबाद रेडियो फील्ड में रही, दूरदर्शन से भी होता रहा है। लेकिन जो आपने बात करी कि किस किस बीमारियों में इलाज करता हूँ, जैसे एक बीमारी है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ना। ये बीमारी जो पेशाब के रास्ते में जो ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और पेशाब में रुकावट होनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो कैथेटर लगवाते हैं, नली को लगवाते हैं कई लोग। जनरली बुजुर्गों में बीमारी हो जाती है, 60 साल से ऊपर के स्टार्ट हो जाती है, तो उनके ग्लैंड्स जुड़ जाते हैं आपस में, तो पेशाब आने में फिर वो रोकथाम होती है उस चीज़ की। तो हम ये ऐसा नुस्खा मेरे पास है, वो मेरे पिता का इतना आशीर्वाद है इस चीज़ पर कि जब हमने इसका इलाज शुरू किया तो हमको बड़ी 100% हमको सफलता मिली। आज मेरे ख्याल से वेस्टर्न यूपी से लेके पता नहीं कहाँ से मेरे पे पेशेंट आते हैं इस चीज़ के, जो थैलियाँ लटका के आते हैं, कैथेटर लटका के आते हैं, 90 साल 95 साल, और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा इसकी स्पेशलिटी है। दूसरा आर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर, माइग्रेन, ये बहुत अच्छे इसका बड़ा कैपेबल इसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपका कुछ राजनीतिक इतिहास भी रहा है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में भी आपने बहुत सालों से काम किया है, और इसके साथ साथ आप जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के। और डॉक्टर साहब, इस सफर के बारे में हमारे दर्शकों के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभव शेयर करेंगे आप? क्योंकि प्रोफेशन से डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के पास तो हर तरह के लोग आते हैं। तो मेरे पास भी शुरू से एक ऐसी कृपा रही, फादर के समय से ही राजनीतिक लोगों को बहुत आना जाना था, तो उन दिनों राजनीतिक लोग बहुत आते थे मेरे पास, तो मुझे बहुत कहते थे, तो मैं कहता था नहीं, मैं अपनी सेवा में खुश हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, कई बड़े आदरणीय लोग हैं हरिद्वार जनपद में, उन्होंने कहा कि आप तो सेवा राजनीति में आके भी आपको डबल बेनिफिट है, इसमें डबल फायदे हैं, आप राजनीति में भी आके आप लाभ कर सकते हैं लोगों का। तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने उन दिनों कुछ थोड़ी एक्टिविटीज इसमें राजनीति में मैंने शुरू करी। तो उस समय और चीज में मुझे मिल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं, अगर कोई कभी ईश्वर की कृपा रही तो एक मेडिकल फील्ड से ही अगर टच रहे तो वही चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो उस समय कोई चिकित्सा प्रकोष्ठ था, तो मैं ये एक्सेप्ट करी मैंने, तो बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए वो चीज़ भी। तो उसके माध्यम से भी मैंने बहुत लोगों की सेवा करने का मौका मिला, और उसकी कनेक्टिविटी बड़ी बड़ी दूर तक गई मेरी। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे जो डॉक्टरों से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के नाते उसका जो कॉन्टैक्ट डॉक्टरों से हुआ मेरे जनपद के, तो उन्होंने भी मुझसे कुछ दवाइयाँ पूछी, या उन्होंने कुछ पेशेंट्स के नंबर दिए कि आप मुझसे डॉक्टर साहब से बात कर लो। तो उन्होंने उस पेशेंट ने हमसे बात करी, हमने कईयों को तो व्हाट्सएप में ही दवाइयाँ बता दी, कईयों को फ़ोन पर बता दी, कुछ पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आए, तो मुझे बड़ा अच्छा उससे भी बहुत लाभ मिला। और राजनीति में तो बस मेरा यही मोटिव है कि भाई अगर ईश्वर की ऐसी कृपा है, गंगा माई की ऐसी कृपा है कि राजनीति में भी हम समाज की सेवा ही करें, क्योंकि सेवा ही उद्देश्य है उसमें। अगर राजनीति में भी रहे, या कभी ईश्वर मौका दे, या कभी भी कोई ऐसी बात सामने है, तो हमारा बस एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि हम बस समाज की सेवा करें, वो गरीबों की सेवा करें। तो डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि भविष्य में डॉक्टर समीर तो किसी महत्वपूर्ण पद पर हम देख सकते हैं राजनीति में? देखो, राजनीति तो संभावनाओं का नाम है, और हम जब फील्ड में बैठे हुए हैं और सब हरिद्वार की जनपद से पूरी कनेक्टिविटी हमारी है, तो कभी भी ऐसा मौका होगा, कभी ऐसा
पार्टी ने भी ऐसा मौका दिया तो कोई हर्ज नहीं है, हम उसमें भी सेवा करेंगे। और अगर यहाँ की जनता कभी मुझे जनप्रतिनिधि चुनती है, बनाती है, तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उद्देश्य तब भी वही रहेगा कि बस समाज सेवा, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। ना हमारा कोई धन कमाना उद्देश्य है, उसकी बड़ी कृपा है गंगा माई की। तो अगर राजपूत, जैसे आपने पूछा कि अगर राजनीति में जनप्रतिनिधि बन के करते हैं या कोई बड़ा पद भी मिलता है तो कोई बात नहीं, हम उसमें जो समाज की सेवा ही करेंगे। और जितना भला हो सकता है, निचले तबके के गरीब लोग जो हैं, बस उनकी सेवा करना मेरा सबसे ज्यादा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आप आज की डेट में देख ही रहे हैं कि मार्च 2020 से हमारे देश में कोरोना रूपी महामारी ने नया फसाद रखा है और इससे बहुत सारे हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो श्रमिक लोग इससे प्रभावित हुए। डॉक्टर साहब, आपने देखा पिछले दिनों कि लाखों मजदूर अपने घरों में पैदल जाने को पैदल तक चलना पड़ा उनको, कई हजार किलोमीटर तक उनको अपने घर का सफर पैदल ही करना पड़ा। तो इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने में जो सरकार अपनी नीतियां बना रही है, मैं ये चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे कि एक दलगत राजनीति से परे हम आपसे ये एक समाज एज अ समाज से ही हम आपसे सवाल करते हैं कि आपको सरकार की नीतियों से आपको खुशी हुई या नहीं? आप क्या विचार सरकार की नीतियों के बारे में रखना चाहते हैं? कोविड-19 जो कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है जो कि सारा विश्व से बहुत परेशान है, और इसमें कोई राजनीति ना तो करने वाली बात है ना होनी चाहिए। उल्टा इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको कंधे से कंधा मिला के पूरा समाज की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रही बात आपने कहा कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर थी जो कि पैदल ही निकल पड़े भूखे प्यासे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें, हालांकि सरकार ने अच्छा काम किया लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई उनकी भी, हालांकि गलती उनकी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई आप सत्ता में हैं, व्यवस्था देखना आपका काम है, ये अपोजिशन का काम नहीं है। व्यवस्था देखना सरकार के आपके सारा तंत्र है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसकी व्यवस्था को बना सकते थे। अगर आप जो आपने जैसे मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो आपने लॉकडाउन किया सरकार ने, तो आप थोड़ा सा समय अगर दे देते तो शायद वो व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से बन जाती। और अगर आप ऐसी घोषणा कर देते कि भाई जो माइग्रेंट लेबर है, जो प्रवासी मजदूर है हमारे श्रमिक, तो वो टाइमली घर अगर पहुंच जाते हैं, उनको 10-15 दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम भी मिल जाता है, तो वो सारे गरीब लोग जो हैं, आप पूरा तंत्र का यूज करके आप सारे ट्रेनों को, बसों को, जो भी आपके माध्यम थे, आप सारा तंत्र सरकार का लगा के आप उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाते, तो शायद ये स्थिति ना बनती। लेकिन मैं फिर भी तब भी कहना चाहूँगा कि इसमें राजनीति करने वाली ये बात नहीं होनी चाहिए, और इस समय सबको सरकार का साथ देना चाहिए, गंदे से गंदा मिला के एक मानव सेवा करनी चाहिए। अंत में मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को भी देना अच्छा रहेगा। बड़ा अच्छा अवसर है कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं होम्योपैथिक के, आज गवर्नमेंट ने बहुत सेमी गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं और हमारे सरकार की तरफ से बहुत कॉलेज उपलब्ध है, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक लाइन में आए लोग। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई इस पैथी को, इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी चाहिए कि इस पैथी का बहुत प्रचार करें और लोगों को इससे बहुत लाभ मिले। और हमारे जो युवा शक्ति है, जो युवा लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल क्षेत्र में होम्योपैथिक लाइन को अपनाएं और समाज का भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पर आए और अपने खट्टे मीठे अनुभव आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर समीर, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब एक सरल अंदाज में दिए। इसी क्रम में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।